तो सर जैसे आपने ये सब बातें हो गई, अब वीपीएन लगा करके भी काफ़ी लोग यूज करते हैं और कहते हैं वीपीएन मैंने लगा लिया तो मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। जो हैकर्स होते हैं वो भी जनरली वीपीएन का यूज़ करते हैं जनरली। तो ये वीपीएन सेफ होता है? और एक फ्री वीपीएन होते हैं, एक पेड वीपीएन होते हैं, जैसे ओपेरा जैसे वेबसाइट में फ्री वीपीएन मिल जाता है। वीपीएन की बात करो, वीपीएन का बेसिक मतलब क्या होता है, वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एनोनिमस रहने के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, सिर्फ एनोनिमिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं। अगर एनोनिमिटी और सिक्योरिटी की बात करूं तो उसका जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा है। उसका अगर रियल टाइम आप यूज़ केस समझें तो वो ये था कि इफ़ यू आर यूजिंग अ पब्लिक नेटवर्क, लाइक आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर काम करते हो और आप घर से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता कि जो आपके घर का नेटवर्क है वो सिक्योर है? कोविड में देखा आपने कितने वर्क फ्रॉम होम थे। वर्क फ्रॉम होम में आपके घर का नेटवर्क, आपके वाईफाई का नेटवर्क, उसको अंदाजा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कितना सिक्योर है, कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है ना। तो इसीलिए वीपीएन प्रोवाइड किया गया था। वीपीएन का मतलब क्या है? वो एक, मान लीजिए टनल प्रोवाइड करता है, टनलिंग हुई, उस टनलिंग के थ्रू वो आपको वर्चुअली आपकी कंपनी के नेटवर्क में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में लेकर जाता है। मेन कंसर्न ये था। फिर लोगों ने ये देखा कि वीपीएन सर्वर चेंज करता है, बेसिकली आपकी लोकेशन को चेंज कर रहा है ना। तो जैसे ही आपकी लोकेशन चेंज हुई, उसने क्या करा, लोगों ने उसका यूज कैसे करना शुरू किया कि जो भी बैंड वेबसाइट्स हैं, हाँ, हम उसको वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है, टिकटॉक बैन है, वीपीएन लगा के, ठीक है। वो पबजी बैन हुआ था, वीपीएन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्रिमिनल्स का मेन काम क्या है। जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बग्स को ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करना, उनकी वीकनेसेस को ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करना। छोटा सा ही केस देख लो, जामताड़ा का जो केस था उसमें वेब सीरीज में भी दिखाया गया था ये जो 3 टाइम के बाद आपने ओटीपी डाला तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये फीचर शुरू में थोड़ी था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लोग धड़ल्ले से ट्राई कर रहे हैं कि 1 2 3 3 2 1 4 2 1 4 2 1 3 इस टाइप से ट्राई करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाए कि कितने बन सकते हैं 4 डिजिट में, ट्राई करते रहे, उसको फिर ब्लॉक किया गया। ऐसा ही वीपीएन के साथ भी है। वीपीएन में लोगों को लगता है कि हम अगर किसी को कुछ बोलकर एनोनिमस रहकर बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखे हैं, जो पुलिस सर्विलांस में है वो जानता है कि वीपीएन को क्रैक करना भी बहुत आसान है। 2 कैटेगरीज, एक फ्री वीपीएन, एक पेड वीपीएन। फ्री वीपीएन जो है उनकी तो आईपी लीक्स ही मिल जाती हैं, मतलब वीपीएन एक टनल दे रहा है तो फ्री वाले में ऐसा हो सकता है, देयर आर सम चांसेस कि वो टनल कहीं ना कहीं से लीक हो। तो वीपीएन की आईपी अगर लीक हो गई तो वो वहीं पे मिल जाएगी। एक वेबसाइट है वेब आरटीसी लीक, उस पर अगर आप फ्री वीपीएन की आईपीज को डालेंगे तो जनरल केसेस में वो उसकी रियल आईपी को बता देता है, अनमास्क्ड कर देता है। वीपीएन एक मास्क ही तो दे रहा है उस आईपी को, एक्चुअल को। दूसरे होते हैं पेड वीपीएन, 40 क्लाइंट और 40 इस टाइप के। अब इनके साथ क्या है कि ये पेड हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अच्छे होंगे। तो ये ज़्यादातर स्कैमर्स तो यूज़ करते नहीं। स्कैमर्स इसी टाइप के वीपीएन यूज़ करते हैं, जो जैसे स्कैमर्स के ज़्यादा मोस्ट फेवरेट वीपीएन मैं बता देता हूँ, प्रोटॉन, नॉर्ड, ज़्यादातर इन्हीं दोनों को यूज़ करते हैं वो। इन दोनों को यूज़ करने का रीज़न ये है कि इसके डेटा, पहले इंडिया में इसका डेटा नहीं मिलता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपका जो क्वेश्चन था उसको हमने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया कि कैसे किसी को ट्रैक किया जा सकता है वीपीएन यूज़ करने के बाद। आईपी लॉग्स के बारे में सुना होगा आपने। एक चीज़ होती है आईपीडीआर, जो सर्विलांस करता है उन्हें पता होगा। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो सब, अगर कॉल की डिटेल लेना चाहती है तो उसे बोला जाता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इट इज़ कॉल्ड सीडीआर। अगर आपने इंटरनेट के थ्रू कोई फ्रॉड करा है या इंटरनेट के थ्रू कोई स्कैम करा है तो पुलिस आपका निकालेगी आईपीडीआर, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड। आईपीडीआर में वो हर एक वो चीज़ आती है, आपने किस वेबसाइट को एक्सेस किया, किस वेबसाइट पर आप विजिट करें, कौन से मोमेंट पर आप गए, ठीक है। इसी तरीके से आईपी के लॉग्स आते हैं। तो सेम थिंग गोज विद वीपीएन लॉग्स। पहले इंडिया में, क्योंकि ये सारी कंपनीज बाहर थी इंडिया के, तो डेटा लेना थोड़ा मुश्किल होता था। बट जब से डीपीडीपी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, डीपीडीपी के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे लोकलाइजेशन ऑफ डेटा। इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर आवर डेटा। तो जैसे जो बाहरी कंपनी है उनको डेटा इंडिया में ही रहना रखना। हाँ, सबसे बड़ा रूल तो मेरे को जो सबसे अच्छा रूल लगता है डीपीडीपी का वो यही है। पहले क्या होता था, आपका डेटा बाहर चला गया,
अब बाहर हमें नहीं पता ना कि वो कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस लेवल पर उसे स्टोर करके रखा गया है। और उसको लेकर के आने में अगर ब्रीच होता है उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ट्रीटी है, उसको बोला जाता है एमलेट ट्रीटी। बहुत कम ही लोग उसके बारे में जानते हैं। जो लोग स्पेशली साइबर क्राइम पर काम कर रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर, उन्हें इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। एमलेट स्टैंड फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। तो ये एक ट्रीटी है, इसके अंडर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। आई थॉट 126 या 125 नंबर, आई थॉट चेंज हो सकता है, बट इस कंट्रीज में अगर किसी ने कोई डेटा एक्सचेंज किया, मतलब कोई क्राइम किया, तो आप डेटा एक्सचेंज के लिए एमलेट ट्रीटी को फॉलो करके एक नोटिस भेज सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, बाकी आपको डेटा मिल जाता है।